ये कहानी हम 4 दोस्तों की है। वैभव, प्रशांत, सुमित और मैं बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हमने साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताया था। मुझे उनसे मिले हुए तो काफ़ी वक्त हो गया है, क्योंकि सुमित और प्रशांत तो अब इंडिया में नहीं रहते और सिर्फ वैभव ही है जो अभी भी इंडिया में रहता है, जिससे मैं कई बार मुंबई जाने पर मिला करता हूँ। ये बात हमारे कॉलेज के दिनों की है, जब हमने कॉलेज की समर वेकेशंस में गोवा जाने का प्लान बनाया। हमने डिसाइड किया था कि हम वहाँ कुछ दिन रहेंगे और गोवा से मैंगलोर के बीच जो NH-17 हाईवे है, जो कि कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाके के पास है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। NH-17 का जो रास्ता था उस पे इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल बीच हैं और एक ऐसा ही सुंदर बीच है कर्नाटका का मारवंते बीच, जिसके एक तरफ तो सी है और दूसरी तरफ एक स्वीट वाटर लेक है और इन दोनों के बीच से NH-17 का हाईवे जाता है। ये देखने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है। तो हमने करीब 2 हफ्ते की वेकेशन प्लान करी थी। हमने प्लान किया था कि करीब 5 दिन गोवा में रहेंगे और फिर ये NH-17 का ब्यूटीफुल हाईवे एक्सप्लोर करेंगे। वैभव ने अपना बचपन गोवा के पास ही एक टाउन में बिताया था और उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हम सबको एक यूनिक एक्सपीरियंस देगा, जो कि वो उस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। और उसने बताया कि टाइम आने पर वो धीरे धीरे हर चीज़ रिवील कर देगा। ये सुनकर हम थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर हमने ज़्यादा सवाल नहीं किए और फिर जो डेट हमने प्लान करी थी उस प्लान डेट को हम सभी दोस्त गोवा में लैंड कर गए। गोवा में हमने खूब एंजॉय किया। उन 5 दिनों में हमने गोवा के बहुत सारे ब्यूटीफुल बीच विजिट किए और हमने साथ ही साथ लोकल सी फूड भी बहुत एंजॉय किया। 5वां दिन जब ख़त्म हुआ तो गोवा से हमने कार हायर करी और NH-17 का हाईवे एक्सप्लोर करने लगे। हमने गोवा से मैंगलोर तक का NH-17 हाईवे पूरा एक्सप्लोर किया और हमने उस एक्सपीरियंस को खूब एंजॉय किया। फिर वापस आते वक्त हम कारवर पे रुके, जो कि गोवा से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा शहर है। ये वो जगह है जहाँ पर वैभव ने अपना सीक्रेट प्लान रिवील किया। उसने हमें बताया कि अब वो हमें अपने पुश्तैनी घर ले जाएगा, जो कि यहीं पास में ही है। उसने बताया कि ये हम सबके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है। ये सुनकर मैं और सुमित तो बहुत एक्साइटेड हुए, लेकिन प्रशांत इस चीज़ को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन फिर हमारे बहुत कन्विंस करने के बाद वो हमारे साथ चलने के लिए मान गया। करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम उसके बताए घर पर पहुंच गए। वैभव का पुश्तैनी घर बहुत ही बड़ा था और करीब 10 एकड़ तक फैला हुआ था। फिलहाल वहाँ पर वैभव की फैमिली से कोई भी नहीं रहता था। वहाँ पर एक केयर टेकर था जिसका नाम था गणेश, जो कि उस जगह को हमारे जैसे ओकेजनल विजिटर्स के लिए मेंटेन करके रखता था। वैभव ने गणेश को हमारे रात को उस घर में रुकने के प्लान के बारे में बताया था और उसको हमारे लिए डिनर अरेंज करने के लिए भी बोला था। जब हम वहाँ पहुँचे तो गणेश ने हमारा मुस्कुराकर स्वागत किया और हमें लिविंग रूम में रुकने के लिए बोला और उसने हमें वहाँ पर होने वाले रैंडम पावर कट्स के बारे में भी बताया, जो कि वहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेडली हो जाया करते थे। वो बहुत ही बड़ा और आलीशान घर था, जिसमें एक ही वक्त आसानी से करीब 50 लोग रह सकते थे। उसमें एक बड़ा सा लिविंग रूम था और एक और भी बड़ा डाइनिंग एरिया था। ग्राउंड फ्लोर पर करीब 6 बेडरूम्स थे और फर्स्ट फ्लोर पर करीब 6 और बेडरूम्स थे। वो वाकई में काफ़ी बड़ी जगह थी। वैभव ने हमें बताया कि ये घर करीब 100 साल से भी पहले बना था और उसकी फैमिली की करीब 3 जनरेशन्स वहाँ पर रह चुकी थी। उसका यहाँ पर हमें लाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो हमें एक हॉन्टेड हाउस में एक रात बिताने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सके। और फिर वैभव ने बताया कि घर में उसके पूर्वजों की आत्मा कई जगहों पर या तो देखी जा सकती थी या उनकी प्रेजेंस को घर की कई स्पेसिफिक लोकेशंस पे फील किया जा सकता था। प्रशांत को छोड़कर हम सब लोग एक्साइटेड थे। जैसा कि प्रॉमिस हुआ था, गणेश ने हमें रात के 8 बजे गर्मा गर्म डिनर सर्व किया और फिर वो अपने घर चला गया। और फिर वैभव ने हमें
ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलने के लिए कहा। ऊपर फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर पे जो सेकंड लास्ट बेडरूम था उसने उसे खोला और हम सबको अंदर आने के लिए कहा। यह उस घर की उन जगहों में से थी जहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें फील की जा सकती थी। हम सभी दोस्त थोड़े एक्साइटेड और थोड़े डरे हुए धीरे धीरे रूम के अंदर एंटर कर गए। जैसे ही हम रूम के अंदर सेटल होके कंफर्टेबल हो गए थे तभी अचानक लाइट्स चली गई। पावर कट को कोसते हुए हमने एक छोटा सा लैंप जलाया जो कि हमें गणेश ने दिया था। उस लैंप को हमने रूम के बीच में रख दिया और हम उसके आसपास बैठकर बातें करने लगे। हम प्रशांत का मजाक उड़ाने लगे और उसकी टांग खींचने लगे क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। वैसे तो हम सभी थोड़ा टेंस थे, लेकिन लैंप के आसपास बैठकर बातें करने से हम सभी रिलैक्स हो गए थे। सब कुछ देर तक तो नॉर्मल था और हमें लगा कि उस रात को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर तभी अचानक कुछ हुआ। अचानक से सुमित और प्रशांत को रूम के अंदर ठंड लगने लगी, जबकि रूम की सारी विंडोज बंद थीं। उनको इतनी ठंड लग रही थी कि वो ठंड के मारे कांप रहे थे और उनके दांत के कटकटाने की भी आवाज़ आ रही थी। वैभव और मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन हम काफ़ी अलर्ट हो गए थे। करीब 1 मिनट बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई और उन दोनों को ठंड लगना बंद हो गई, लेकिन अब हमें रूम के बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, जो कि ठीक हमारे रूम के बाहर जो कॉरिडोर था जो कि सीढ़ियों तक जाता था वहाँ से आ रही थी। हमने बहुत ही डरते डरते धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, लेकिन बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था। लेकिन हमें फिर भी बहुत ही धीमी और अनस्टेडी फुटस्टेप्स की आवाज़ धीरे धीरे स्टेयर्स तक जाते हुए और फिर स्टेयर्स से नीचे जाते हुए सुनाई दे रही थी। जो लैंप हमारे पास था उसको छोड़कर पूरे घर में बिल्कुल घना अंधेरा हो रखा था। मैंने तुरंत अपने बैग से एक फ्लैशलाइट निकाली और फिर उसे ऑन करके जहाँ से फुटस्टेप्स की आवाज़ें आ रही थी उधर मार के देखा। जैसे ही मैंने फ्लैशलाइट उधर मारी तभी अचानक से फुटस्टेप्स की आवाज़ बंद हो गई। कुछ सेकंड तक तो सब कुछ बिल्कुल शांत रहा और फिर हमें फुटस्टेप्स की आवाज़ सीढ़ियों से नीचे जाने के बजाय वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर हमारी तरफ आते हुए सुनाई दी। ये देखकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए और हम सब तुरंत भागकर रूम के अंदर आ गए और अंदर से रूम को बंद कर दिया। फिर हम भागकर जो रूम का सबसे दूर वाला कोना था वहाँ जाकर छुप गए और चुपचाप डरे डरे इंतज़ार करने लगे। हमें बहुत ही साफ साफ वो फुटस्टेप्स की आवाज़ हमारे रूम के दरवाजे तक आती हुई सुनाई दी और फिर हमारे रूम के डोर पर आकर वो आवाज़ रुक गई और फिर हमारे रूम के दरवाजे से वो वापस सीढ़ियों की तरफ गई और फिर सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मेरी फ्लैशलाइट की वजह से जो डिस्टरबेंस हुई थी उसकी वजह से वो आत्मा चिढ़ गई थी। करीब 15 मिनट बाद जब हमारा डर थोड़ा कम हुआ तो वैभव ने हमें सजेस्ट किया कि हमें ग्राउंड फ्लोर पर जो लाइब्रेरी है वहाँ चलना चाहिए, ताकि वहाँ से हम उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उसके परदादा जी की आत्मा को देख सकें। एटलीस्ट उसको तो यही बताया गया था। हम सभी लोग धीरे धीरे सीढ़ियों पर अंधेरे में अंदाज़ा लगाते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच ही गए। हमें बहुत तसल्ली हुई कि अब हमें उन फुटस्टेप्स की आवाज़ कहीं भी नहीं आ रही थी। फिर वैभव हमें उस लाइब्रेरी के पास ले गया जो कि डाइनिंग रूम के पास एक बहुत ही बड़े से रूम में थी। जब हमने उस रूम के अंदर एंटर किया तो अंदर बिल्कुल घना अंधेरा हो रखा था और रूम के अंदर हमें गाइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारा लैंप और मेरी फ्लैशलाइट थी। हमने रूम में एंटर किया ही था कि तभी हमें अचानक से रूम के कॉर्नर से कुछ आवाज़ आई और हम सब बहुत ही चौकन्ना होकर उस आवाज़ की तरफ धीरे धीरे चल पड़े। हम उस तरफ चल ही रहे थे कि तभी अचानक से न जाने कहाँ से एक परछाई जैसी चीज़ हमारे सामने आ गई। पहले तो वो कुछ धुंधली सी दिखाई दे रही थी, फिर उसने धीरे धीरे एक आदमी की शेप ले ली जिसकी उम्र करीब 65 के आसपास होगी और उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। फिर वो चलते हुए पास ही के एक बुक शेल्फ पर गया जो कि खाली पड़ा था और वो वहाँ उसमें से कोई बुक या डॉक्यूमेंट ढूंढने लगा। तभी अचानक से अंधेरे की वजह से प्रशांत एक चेयर पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ पूरी लाइब्रेरी में गूंज गई, लेकिन वैभव के परदादा जी की आत्मा को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप बड़ी शांति से उस बुक शेल्फ से अपनी वो बुक ढूंढने में लगे रहे। फिर हम सब ने सोचा
कि बस अब हमने आज रात काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें देख ली और अब हमें लिविंग रूम में चलना चाहिए, जो कि वैभव के हिसाब से काफ़ी सेफ और सिक्योर था और वहाँ पे कोई आत्माएं नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम लाइब्रेरी से बाहर निकले तो वहाँ हमारे लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड वेट कर रहा था, कुछ ऐसा जो कि इससे पहले वैभव ने भी ना तो कभी एक्सपीरियंस किया था और ना ही जिसके बारे में उसने कभी सुना था। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद हमने लाइब्रेरी का डोर अच्छे से लॉक कर दिया। तभी अचानक से हमें बाहर कॉरिडोर में अपने से करीब 10 फीट दूर किसी चीज़ के होने का आभाव हुआ। वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत, जिसकी उम्र करीब 80 के आसपास होगी, एक बहुत ही सीरियस सा चेहरा लेकर खड़ी थी। उसने एक साड़ी पहन रखी थी जो कि बनावट में 100 साल पहले की लग रही थी और उसे करीब 1900 के ज़माने की औरतें पहना करती होंगी। वो औरत हमें बिना हिले डुले लगातार घूरे जा रही थी। वो बहुत ही गुस्से की नज़रों से हमें देख रही थी। उनकी घर में अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी उस घर में मौजूदगी को लेकर वो काफ़ी चिंतित थी। और फिर अचानक से वो बहुत ही डरावने अंदाज में हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर हम इतना डर गए कि हम पागलों की तरह घर के मेन डोर की तरफ भागे और फिर सीधा घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर आने के बाद जब हमने वापस मुड़ के देखा तो वहाँ वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो जैसे गायब हो गई थी। हमने सोचा कि बस अब हम इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते और फिर हमने रात वहीं घर से बाहर बिताने की सोची। खुद वैभव भी उस बूढ़ी औरत के बारे में अनजान था। ना उसने उससे पहले उसे कभी देखा था और ना ही उसके बारे में कभी सुना था। वो बूढ़ी औरत उसके पूर्वजों में से ही कोई एक होगी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे वहाँ देखा था। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर थी कि वो बूढ़ी औरत उस फैमिली में काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर रही होंगी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी अथॉरिटी थी। फिर वैभव ने बताया कि घर के पास ही में एक खंडर कुआं भी है, जहाँ पर एक नौकरानी ने उस कुएं में कूदकर सुसाइड कर ली थी और कभी कभार रात को उस कुएं में से छप करके किसी के कूदने की आवाज़ भी आती थी। उसने हमसे पूछा कि क्या हम उस कुएं के पास चलकर उसे देखना चाहते हैं, तो हम सब ने उसे सीधा मना कर दिया, क्योंकि जो कुछ अभी हमने देखा था वही हमारे लिए हद से ज़्यादा हो रहा था। अभी हम कुछ भी और पैरानॉर्मल देखने के लिए रेडी नहीं थे। हम पूरी रात डर के मारे जागते रहे। फिर सुबह गणेश करीब 5 बजे चाय और नाश्ता लेकर आया। उसने जब हमें घर से बाहर पड़ा हुआ देखा तो वो काफ़ी हैरान हुआ। उसके पूछने पर हमने उसे रात के सारे एक्सपीरियंसेस बता दिए। तो उसने बताया कि उसने भी रात को कई बार घर में फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुनी है और उसने भी लाइब्रेरी में उस आत्मा को देखा है। हालांकि जिस बूढ़ी औरत को हमने कॉरिडोर में देखा उसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था, उसने उसे कभी पहले नहीं देखा। फिर उसने हमें दिलासा दिलाया कि भले ही हमारा अब तक का एक्सपीरियंस डरावना रहा हो, लेकिन उन आत्माओं ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है।